हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। भाई हो भी क्यों ना, आप लोग 10 क्लास के बच्चे हैं और आप ही लोग अगर मस्त नहीं रहिएगा तो भाई कौन रहेगा। इसीलिए खाइए पिए और मस्त रहिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए, हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके थे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये अध्याय नंबर हमारा 2 है। इसको हम लोग खत्म करेंगे अच्छा से, शॉर्ट तरीका में, आसान भाषा में क्या करेंगे, इसको हम लोग रिविजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नोट कॉपी अगर हो सके तो निकाल लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या है, तो देखिए अम्ल क्या है, तो वे पदार्थ जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं, ये सब लोगों को पता है। इसके बाद भी आप लोग को याद रखना है, मिनट पेन ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक क्रिएट लेते हैं, पेन 2। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अम्ल। क्या देखते हैं, अम्ल कि अम्ल है तो है क्या। देखिए, एक चीज तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, क्या पढ़े होंगे कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है। बट एग्जाम में अगर केवल खट्टा लिख रहे हैं तो ये अच्छा नहीं रहेगा ना। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि वे सभी पदार्थ जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं। H+ आयन बोले तो हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और साथ में क्या होंगे, स्वाद में खट्टा होंगे। तो आप लोग समझ जाइएगा वो एक पदार्थ क्या रहेंगे, अम्ल रहेंगे। क्या रहेंगे, अम्ल। आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, यहाँ पे नींबू है। क्या है, नींबू। आप नींबू को जब पानी में घोलिएगा तो आपको H+ आयन मिलने वाला है। और साथ में आप जानते हैं स्वाद में क्या रहता है भाई, खट्टा रहता है। क्या रहता है, खट्टा। और एक आपका कौन सा हो गया, आपका इमली, ठीक है। इमली भी क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। भाई इसको कौन नहीं जानेगा, ठीक है। इसको तो सब जानेंगे ना भाई। बचपन में हम लोग इसी का बनाते थे, कूट के मिर्च मसाला डाल के पूरा एकदम, जिसको हम लोग बोलते थे लट्ठा, ठीक है। पूरा एकदम एक डंटी रहता था, इसे पूरी तरह से यहाँ पे लगाते थे पूरा इसको अच्छा से। जब इमली पक जाता था उस समय, और बहुत एकदम चाव से खाया जाता था इसको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी। तो चलिए, अब समझ में आ गया। देखिए एग्जाम में आप इसको तो लिखेगा नहीं ना, तो उदाहरण में आपको लिखना है HCl। HCl यानी इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भाई बहुत ही अम्लीय होता है, ठीक है। इसका पीएच मान लगभग बोल सकते हैं 1 आसपास रहता है। ये पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, लिटमस क्या होता है, हम लोग आगे समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अम्ल समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, क्षार। अब देखिए क्षार, क्षार क्या है। तो अम्ल में हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था, उसमें H+ आयन मिल रहा था। इसमें क्या होगा, इसको पानी में घुलिएगा ना क्षार को, तो क्या मिलेगा आपको, OH- आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, OH- आयन। और स्वाद में क्या रहेगा, कड़वा रहेगा। क्या रहेगा, कड़वा, ठीक है। जैसे आपका कौन सा हो गया, आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये नीम का पत्ता। क्या है, नीम का पत्ता। उसके बाद आपका क्या हो गया, ये चिरेता। नीम के पत्ता आप लोग अगर टेस्ट किए होंगे, ठीक है, क्या लगता है, कड़वा। चाहे नीम का दतवन आप लोग किए होंगे, उसमें भी कड़वा लगता है। और साथ में क्या होता है, चिरेता। चिरेता बुखार को ठीक करने के लिए, अगर किसी को तबियत खराब हो रहा है तो चिरेता क्या किया जाता है, इसको पीस के या फिर पानी में फुला के, जो इसका पानी रहता है उसको पिया जाता है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी कीटाणु वगैरह है सब क्या होते हैं, मर जाते हैं और हम लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार, ठीक है। क्या देखिएगा, आपका नीम का पत्ता हो गया, चिरेता हो गया, ये सब कहा होंगे क्षार कहलाएंगे। और क्षार का एक डिफिनेशन भी याद रखिएगा, स्वाद में करेगा भाई कड़वा और OH- आयन प्रदान करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस नहीं, हाँ दोनों में अंतर, अम्ल क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो देखेंगे पहले, सबसे पहले अम्ल और क्षार। अम्ल को देखते हैं। अम्ल अभी इससे हम लोग पहले जो हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल। और उसी अगर बात करें क्षार में क्या होगा, जिनका स्वाद कड़वा होता है उसे क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। दूसरा में आपका हो जाएगा अम्ल, पानी में घुलकर क्या मिलेगा, H+ आयन। क्या मिलेगा भाई, H+ आयन। यही अगर क्षार को पानी में घोलेंगे क्या मिलेगा, OH- आयन, यानी इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी आयन। तीसरा में आपका है अम्ल, नीले लिटमस को लाल करता है। अब यहाँ समझेंगे भाई, नीले लिटमस, ये लिटमस क्या है, बस आपको केवल अभी यहाँ पे याद रखना है कि नीला से लाल होगा। ये लिटमस क्या होता है, एक पत्र होता है। क्या होता है, पत्र, ठीक है। ये 2 कलर का होता है, एक होता है आपका नीला, ठीक है, और एक होता है आपका लाल। क्या होता है, लाल। अब देखिए नीला से अगर लाल बदलेगा, समझ आना ये अम्ल है। किसका है, अम्ल। तो वही आपको याद रखना है कि नीला लिटमस को लाल करेगा, कौन करेगा भाई, अम्ल करेगा। और वही अगर क्षार में आएंगे तो क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा। क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला। बच्चे यहाँ पे जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। तो लाल से नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। नीला से लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। चौथा में आपका है अम्ल,
धातु यानी मेटल से मिलकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। यानी ध्यान रखिएगा आप कि जब भी अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलने वाला हम लोग को, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, मिलेगा हाइड्रोजन गैस। और वही अगर क्षार का बात करें तो जनरली याद रखना आप लोग को, क्षार धातु से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, ठीक है, बहुत कम करता है, नाक बराबर करता है। हाँ, टीन हो गया, जिंक हो गया, ये सबसे थोड़ा बहुत अभिक्रिया करेगा, ठीक है क्षार, लेकिन बहुत सारा जो होता है ना कि मतलब ये नाक बराबर करता है, इसीलिए इसका ज्यादा नहीं, वही बोला लिखा गया है कि क्षार धातुओं से कम अभिक्रिया करते हैं, यानी कम करते हैं। वही अगर हम लोग बात करें अब अगला 5वां नंबर में, ठीक है, क्या है, पीएच मान 7 से कम होता है। किसका भाई, अम्ल का। अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। वही अगर हम लोग क्षार का बात करें, क्षार का मान क्या होगा, पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये पीएच का होता है, पीएच एक स्केल होता है, पीएच क्या है, एक स्केल, आगे हम इसको क्लियर करेंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। पीएच स्केल क्या होता है, एक स्टेप में स्केल रहता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा 0 से 14 तक का नंबरिंग रहेगा। तो याद रखिएगा बीच में 7 रहता है, यहां से यहां तक किसका रहेगा, ये अम्ल का, और यहां से यहां किसका रहेगा, क्षार का, ठीक है। लास्ट में छठा है आपका आम उदाहरण, अगर हम लोग बात करें किसका, अम्ल का, आप लोग को अभी पहले बताए थे, नींबू हो गया, सिरका हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और H2SO4 हो गया, ये सब क्या है भाई, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है। वही अगर हम लोग बात करें किसका, क्षार का, आम उदाहरण अगर देखा जाए साबुन हो गया, जो हम लोग देखिए कड़वा आता है ना, तो आप लोग नहाते होंगे, कभी देखते होंगे, जब नहाते आते फिर मुंह में चल जाता है तो कड़वा लगता है, क्या लगता है, कड़वा। छोटे छोटे बच्चे जब आंख में चल जाते हैं वो लोग तो रोने लगे लगते हैं ना, ठीक है। तो क्या होता है, साबुन हो गया, चूर्ण हो गया, NaOH हो गया, और KOH हो गया, ठीक है, ये सब क्या है आपका, क्षार है, क्या है, क्षार। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं क्या चीज, सूचक। सूचक मतलब क्या होता है समझिए, सूचक मतलब क्या है, सूचना प्रदान करने वाला, जिससे हम लोग पता कर सके कौन अम्ल है कौन क्षार है। यानी सूचक क्या होंगे, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार पहचानने में हमारी मदद करेंगे, हमें सहयोग करेंगे कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। अच्छा आप बताइए, सबको तो आप चख ही नहीं सकते है ना, अगर बोला जाए सब केवल टेस्ट ही करना है, अब वही ले लीजिए आप बैटरी का पानी, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, अब उसको अगर चखेगा तो मुंह को पूरा एकदम फाड़ देगा, पूरा खून खून निकाल देगा पूरा मुंह में। इसीलिए क्या कर सकते हैं, सूचक मतलब क्या होता है कि जिससे हम लोग उसके माध्यम से हम लोग पकड़ सकते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो देखते हैं, पहला है, देखिए सूचक दो तरह होगा, क्या होगा, एक होगा प्राकृतिक और एक होगा कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो भगवानी गतिविधि से यानी प्राकृतिक गतिविधि से प्राप्त होता है, और एक कृत्रिम का हो गया जिसने आदमी ने अपने प्रयोगशालाओं में यानी बोल सकते हैं इसको लैबोरेटरी में इसको रेडी किया गया है, ठीक है। तो प्राकृतिक में पहला कौन हो जाएगा आपका, लिटमस। अब बोलिए लिटमस क्या है, अभी आप लोग पहले देखे थे, नीला से लाल कौन कर रहा था, अम्ल, और लाल से नीला कौन कर रहा था, क्षार। तो देखिए लिटमस क्या है, लिटमस दो तरह का होता है, और ये किससे बनता है भाई, काई से बनता है। किससे बनता है, काई से। काई जानते हैं ना, वही जो आंगन वगैरह में कभी पानी बरसात के दिन में नमी आता है तो उसमें काई बढ़ जाता है ना, उसी काई से प्राप्त होता है किसको, लिटमस बनता है। दूसरा क्या हो जाएगा, हल्दी। हल्दी भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी क्या होगा, आप देखिएगा क्षार के संपर्क में आएगा हल्दी ना, तो इसे क्या होगा, वो लाल रंग में बदल जाएगा, पीला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कपड़ा में कभी खाते खाते हम लोग खाना खाते कभी कभी गिर जाता है, ठीक है, अब उससे क्या होगा, जब उसमें धोने लगेगा, साबुन जब पड़ेगा उसमें, तो देखिए उसका रंग बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल। चाहे आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक क्या कीजिए, सिंपल सा एक ग्लास लीजिए, ग्लास में क्या कीजिए, यहाँ पे आप हल्दी डाल दीजिए, पूरा हल्दी डाल के पूरा इसको मिला दीजिए पूरा, तो पीला कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसमें घर में जो आपको मिलेगा निरमा, जो हम लोग कपड़ा धोते हैं, उसको निरमक डाल दे दीजिए ना। जब जैसे निरमा डालिएगा देखिएगा इसका रंग बदल जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। और फिर उसको वापस आपको लाना है पीला, फिर क्या कीजिए, इसमें नींबू का रस है, रस पूरा गाड़ दीजिए इसमें, चला दीजिए, वापस इसका रंग आ जाएगा। घर में ऐसा प्रैक्टिकल कीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा हल्दी क्या है सब। चलिए तीसरा क्या हो गया, लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी भी है जो क्या होता है, ये भी कलर इसका बदलता है, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलता है अम्ल है कि क्षार है। ये भी एक प्राकृतिक सूचक हो गया। वही अगर हम लोग बात करें कृत्रिम सूचक में, किसका, कृत्रिम यानी जो मनुष्य ने इसका निर्माण किया है, तो पहला हो गया फिनोफ्थेलिन। कौन हो गया, फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन क्या है आपका, ये देख रहे हैं ना, फिनोफ्थेलिन जो इस तरफ में रहता है बीकर में, ये पूरा रंगहीन रहता है, बोले तो पानी जैसा रहेगा इसको जो बनाया जाता है। तो अब इसमें अम्ल डालिएगा, अम्ल डालिएगा तो कोई इसका परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें क्या डालिएगा, क्षार डालिएगा, इसका रंग बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। वही अगर हम बात करें किसका, मिथाइल ऑरेंज और मेथिल लेड, ठीक है, इसका भी रंग बदलता है, इसका भी रंग बदलता है, ठीक है। अगर इसमें अम्ल डालिएगा तो लाल हो जाएगा, अम्ल डालिएगा तो क्या हो जाएगा, लाल। अम्ल में इसका रंग कैसा होगा जी, लाल होगा, क्या होगा, लाल। और जैसे इसमें क्षार का प्रयोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पीला, क्या हो जाएगा, पीला। इसमें आप देखिएगा अम्ल में इसका रंग नहीं बदलता है, अम्ल में रंग नहीं बदलेगा। और जैसे इसमें अगर हम क्षार डालेंगे, क्या डालेंगे, क्षार, इसमें कैसा हो जाएगा आपका, गुलाबी कलर टाइप में हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी यानी पिंक टाइप में आपका हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखिएगा। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखते हैं, देखिए सूचक तो हुआ, लेकिन एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक मतलब क्या होता है, जिसके गंध से हम लोग को पता चले कौन अम्ल है कौन क्षार है। तो गंधीय सूचक में क्या बोलता है, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध बदल देते हैं, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इनमें से रंग नहीं बदलता, ध्यान रखना है, गंधीय सूचक में गंध बदलता है, रंग नहीं बदलता है, ठीक है, रंग नहीं बदलेगा, गंध बदलेगा। क्षार और अम्ल क्षार की पहचान होती है। उदाहरण के लिए आपको घर में मिल जाएगा आपका प्याज और लौंग। लौंग जानते हैं, जो छठ पूजा वगैरह में आप देखते हैं, दौरा में जो सूप रहता है उसमें जो अखरोट यानी रोटी बनता है, ठेकुआ जिसको बोलते हैं, उसमें लौंग खोसा जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं लौंग क्या होता है। ऐसे लौंग हो गया, और एक आपका हो गया प्याज। देखिए प्याज जब अम्ल के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा, प्याज का जो गंध है जो अम्ल के संपर्क में आ जाएगा, तो क्या होगा, इसका रंग नहीं बोलते हैं, किसका गंध का हो जाएगा, प्याज का जैसा गंध है वैसे ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी बोल सकते हैं कुछ फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे किसमें आएगा, क्षार में आएगा, किसमें आएगा, क्षार में, इसका गंध का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त या बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सेम उस तरह से लौंग में अगर अम्ल में अगर आएगा तो अम्ल में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसे आपको खट्टा गमकते रहेगा पूरी तरह से अम्ल वाला में। क्षार में आएगा क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, या फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा पूरा। आप याद रखिएगा गंधीय सूचक क्या होता है, जिसमें गंध बदलता है, क्या बदलता है भाई, गंध बदलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम आप लोगों को बोले थे लिटमस, ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा लिटमस। लिटमस दो गो है, दो तरह का होता है। एक आपका देखिएगा इसका जो अपना प्राकृतिक रंग है बैगनी कलर का होता है, क्या होता है, बैगनी बोल सकते हैं, यानी इसका नीला भी, नीला टाइप में ये हल्का हल्का होता है, ठीक है, बैगनी। इसका अपना प्राकृतिक रंग बैगनी है, याद रखिएगा लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या है, बैगनी, लेकिन ये नीला है, क्या है, नीला। अब देखिए नीला है, अभी ये आपका है क्या है, लाल, क्या है, लाल। अब ये दोनों में समझिएगा, ये है कोई विलयन जिसमें मान लीजिए अम्ल का विलयन है, क्या है, अम्ल का विलयन। अब देखिए नीला वाला को जैसे लाल में डाला गया, नीला वाला को जैसे अम्ल के विलयन में डाले, तो जैसे डालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए इसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो नीला से क्या हो रहा है, लाल, क्या हो रहा है, नीला से क्या हो रहा है, लाल। तो आपको याद रखना है नीला से लाल होगा तो कौन होगा, अम्ल का, किसका होगा, अम्ल का, अम्ल का होगा, नीला से लाल अम्ल का। वही अगर हम लोग बात करें कि इसका ये क्षार है यानी बेस है, ठीक है, इस लाल को अगर डालेंगे तो नीला, तो लाल से क्या होगा, ये लाल से क्या बदलेगा, नीला, क्या बदलेगा, नीला। तो लाल से नीला किस में होगा भाई, क्षार में होगा, क्या होगा, क्षार में। ये क्या है, लीचेन, यानी बोल सकते हैं लीचेन से भी प्राप्त होता है, और नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं कि इसको काय से भी प्राप्त होता है, काय से भी बनता है ये लिटमस पत्र। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल क्षार में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्ल क्षार के रासायनिक गुणों का वर्णन करें चाहे रासायनिक गुण लिखें। तो आपको अच्छा से लिखना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए पहले बोलता है अम्ल और क्षार दोनों देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा अम्ल यानी धातुओं से अभिक्रिया। अगर अम्ल को हम लोग धातु से अभिक्रिया करवाएंगे, तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि धातु से अभिक्रिया करेगा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण का मतलब क्या हो गया, जल, जिसका कोई स्वाद नहीं रहेगा। तो जब कोई भी धातु हो, ठीक है, कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा देखिएगा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। वही हो गया HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भाई, ठीक है, अम्ल। और देखिए ZN यानी जिंक, यानी ये क्या है, धातु। दोनों को अभिक्रिया करवाया क्या मिला, ZnCl प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस हो गया आपका, और ये लवण मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, लवण। वही तरीके आप क्षार में देखते हैं। क्षार में क्या होगा, जिससे पहले भी पढ़े कि क्या होता है, क्षार धातुओं से कम अभिक्रिया करता है या फिर नाक बराबर करता है। तो वही बोलता है काची कि अधिकतर क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी धातु से अभिक्रिया नहीं करती। दूसरा आपको याद रखना है कि धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अगर अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड बराबर लवण जल। सेम ही मिलने वाला है, लवण जल, बस उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है, इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CuO, ये क्या हो जाएगा, धातु ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये होगा CuCl2 प्लस H2O, यानी जल हो गया। क्या देखना है कि धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगी क्या मिलेगा, लवण और जल। वही अगर अम्ल हम लोग बात करें तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी किसका, यहाँ धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं, यहाँ तो हो रहा था ना कम, दोनों में तो सेम होगा, कम अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट में दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी क्षार और अम्ल, ठीक है, क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो क्षार प्लस अम्ल, कोई भी अम्ल हो कोई भी क्षार हो, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नमक प्लस पानी, यानी बोल सकते हैं कि लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण, जिसका कोई स्वाद नहीं रहेगा, ठीक है, कोई स्वाद नहीं रहेगा। फिर आते हैं तीसरा में, लिटमस पत्र व अन्य संकेतों पर प्रभाव। क्या पड़ता है भाई, याद देखिएगा लिटमस पत्र पर, किस पर, लिटमस पत्र पर। लिटमस पत्र पर क्या हो रहा था, लाल, बताए थे, नीला से लाल होता है, नीला से लाल, ठीक है। तो नीला से आपका लाल कौन हो रहा था,
नीला से लाल किस में हो रहा था? अम्ल में। किस में होगा? अम्ल में, ठीक है। और साथ में मेथिल ऑरेंज, ये एक कृत्रिम सूचक है, मानव ने बनाया है, ये लाल हो रहा है। क्या हो रहा है? लाल, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं लिटमस प्रवाह संकेतों पर प्रभाव। क्या होगा इसमें? तो आपको बताए थे लिटमस पत्र पर, अगर लिटमस पत्र पर देखेंगे तो क्या होगा? लाल से नीला, इसमें नीला से लाल हो रहा था, उसमें क्या होगा? लाल से नीला होगा, ठीक है। और वही मेथिल ऑरेंज बात करें क्या हो जाएगा? पीला या फिर हल्का गुलाबी कलर में टाइप में हो जाएगा, ठीक है। गुलाबी या गुलाबी कलर में टाइप हो जाएगा, पीला या गुलाबी रंग बदल जाएगा इसका, ठीक है। चौथा हम देखें तो क्षारक, क्षारक के साथ अभिक्रिया। देखिए ये दोनों पॉइंट सेम ही है, ठीक है, इसको समझिएगा, ये अपोजिट लिखा हुआ है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा, चाहे देखिए क्षार अम्ल से करे चाहे अम्ल क्षार से करे, बात तो की है। नमक और पानी मिलने वाला है तो वही हो गया आपका क्षारक, यानी अम्ल क्षार में अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल से भी मिलेगा, ठीक है। चौथा देखते हैं यहाँ पर ही क्षारकम, अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये शायद दोनों एक ही पॉइंट हो गया है ना, दोनों एक ही पॉइंट हो गया है, ठीक है। बाकी ये लवण और जल मिलेगा। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? जल में घुलने पर H प्लस आयन मिलेगा। सब जानते हैं इस बात को लेकर कि अगर अम्ल को हम लोग क्षार में अगर अम्ल को अगर जल में घोलेंगे क्या मिलेगा? H प्लस आयन। क्या मिलेगा? H प्लस आयन। जो भी अम्ल का जो गुणधर्म था, चाहे अम्ल का जो डिफिनेशन था उसने हम बताया था आपको, वही क्षार में है। अगर क्षार को जल में घोलेंगे क्या मिलेगा? OH माइनस आयन मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। हम फिर से बता दे रहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिकली 3 या 4 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं। अब बता अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं। कभी कभी क्वेश्चन 2 नंबर में ऐसा पूछ देगा कि अम्ल और क्षार में क्या दोनों में समानताएं का मतलब होता है कि एक जैसा क्या मिलेगा। देखिए तो पहला आपका एक जैसा मिलने वाला है, क्या है? दोनों पानी में आयन बनाते हैं, यस या नो? बिल्कुल बनाते हैं। क्यों? देखिए अम्ल को अगर पानी में घोलते हैं तो क्या मिलेगा? H प्लस आयन, और अगर क्षार को घोलेंगे तो क्या मिलेगा? OH आयन, यानी OH माइनस आयन। लेकिन आयन तो दोनों मिल रहा है ना, आयन दोनों मिल रहा है जल में घोलने पर। दूसरा समानता क्या है? दोनों विद्युत का संचालन करते हैं। अच्छा विद्युत का मतलब क्या होता है? करंट दोनों पर होगा, अम्ल में भी पर होगा और क्षार में भी पर होगा, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट होगा दोनों का स्वाद समान रूप से पहचानने योग्य होता है, यानी हम लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि अम्ल का क्या होगा? अम्ल का आपका क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। वही अगर हम लोग बात करें किसका? क्षार का, तो क्षार का क्या होगा? कड़वा। क्षार का क्या होगा? कड़वा। तो दोनों का स्वाद तो पता चल रहा है ना भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का स्वाद पहचानने योग्य होता है। चौथा पॉइंट में लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। दोनों सूचकों का रंग बदलते हैं, दोनों सूचकों का रंग बदलता है। एक आपका देखते होंगे नीला से क्या होता है? नीला से लाल, किसका होता है? अम्ल का। किसका होता है? अम्ल का, ठीक है। और लाल से नीला किसका होगा? क्षार का। किसका होगा? क्षार का। तो दोनों का रंग बदल नहीं, बदल रहा है ना। पांचवा का हो गया दोनों धातुओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ बोला है दोनों, यानी अम्ल और क्षार धातुओं के साथ। तो अभी इससे पहले आपको बताया कि अम्ल, देखिए अम्ल तो करेगा ही करेगा, क्षार बहुत कम करता है। एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सबसे अभिक्रिया करता है लेकिन कम करता है, समझ रहे ना? कम करेगा, बहुत कम करेगा, हल्का करेगा। लेकिन अम्ल बहुत तेजी से करता है, अम्ल बहुत तेजी से करता है, लेकिन करता दोनों है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं अम्ल की प्रबलता। देखिए प्रबलता मतलब क्या होता है? ताकत, यानी कौन ज्यादा प्रबल है अम्ल, कौन ज्यादा दुर्बल है अम्ल, वो हम लोग देखते हैं। तो इसका पहचानने के लिए आप रखिएगा प्रबल अम्ल, बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। जो अम्ल पानी में पूरी तरह टूटकर H प्लस आयन देते हैं वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे आप समझिए कि जिसको पानी में घोलेंगे ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, या फिर समझिए जिसको हम लोग चखे ज्यादा खट्टा लग रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रबल। क्या हो जाएगा? प्रबल। जैसे हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है? प्रबल में आएंगे। क्या आएंगे? प्रबल में आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? अच्छा इसका उपयोग यहाँ पे दिया है ना, बड़े कारखानों में इसका उपयोग होगा। और इसको बैटरी में, बैटरी आप जानते हैं ना, जो हम लोग घर में बैटरी यूज करते हैं उसमें प्रयोग होता है। देखिए दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? यानी वीक एसिड। वीक एसिड जो अम्ल में वही पानी में घोलेंगे जिसमें कम टूटकर H प्लस आयन मिलेगा, कम मिलेगा, या फिर स्वाद में कम खट्टा होगा। तो कम खट्टा वाले कौन होगा? आपका सिरका हो गया, नींबू हो गया, कार्बोनिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है? कम खट्टा लगते हैं। किसके अपेक्षा? ये सब के अपेक्षा कम रहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं सेम अम्ल के अवस्थान पे क्षार आ जाएगा। क्षार की प्रबलता तो वही हो जाएगा कि प्रबल क्षार, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सा होगा? जो क्षार पानी में पूरी तरह टूटकर बहुत सारे OH माइनस आयन देगा, यानी पानी में घोलेंगे तो ज्यादा OH माइनस आयन मिलेगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? साबुन बनाने में होता है। कहाँ होता है?
साबुन बनाने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए दुर्बल, हाँ दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, वीक बेसिस कौन हो जाएगा, जो क्षार पानी में थोड़ा ही टूटते हैं और कम OH माइनस आयन बनाते हैं वे दुर्बल क्षार कहलाएंगे। यानी पानी में घोलेंगे और कम मिलेगा OH माइनस आयन, या फिर स्वाद में कम खट्टा रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल, यानी वीक बेसिस बोलेंगे, दुर्बल क्षार बोलेंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, कम क्षार है, क्या है, कम क्षार है। ठीक है, और ज्यादा में कौन हो जाएगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब ज्यादा है, प्रबल है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑप्शन दे देगा चारों को, बोलेगा प्रबल कौन है, दुर्बल कौन है, छाटने के लिए, तो आपको याद रहना चाहिए ये सब। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पीएच स्केल। सबसे यहाँ मिस्टेक हो गया है, पीएच स्केल होगा ना, देखिए कभी होता है पीडीएफ में जब चेंज करना रहता है तो क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। क्या है यहाँ पे, स्केल है, ये क्या है, स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल, रेड था ना, ठीक है। पीएच स्केल, इसको आप ध्यान समझिएगा, आपका एग्जाम में क्या आएगा, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का संपूर्ण वर्णन करें, ऐसा एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल हमेशा रखना है कि पीएच स्केल जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग रहेगा, क्या रहेगा, 0 से लेकर 14 तक क्या रहेगा, नंबरिंग रहेगा, और ये नंबरिंगों को बीच में एक सेंटर दिखेगा, तो ये आपका देख पा रहे हैं, ये सेंटर इसका रहेगा। ठीक है, और ये सेंटर हमेशा दिखेगा, ये दोनों को बीच का सेंटर है, ये उदासीन रहता है, क्या रहता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ऐसा होता है जिसका कोई स्वाद नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक नंबर रहता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें कि इसका एक यानी 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में किसका गुण रहेगा भाई, अम्ल का रहेगा, किसका रहेगा, अम्ल का गुण रहेगा। यानी 0 से 7 के बीच में आपको ये अम्ल दर्शाएगा। यानी किसी का पीएच अगर हम लोग नापेंगे पीएच स्केल में, तो नापने पर अगर 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, तो समझ आना क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। वही अगर हम लोग बात करें 7 से, कहां से, 7 से 14 के बीच में रहेगा, वो क्या रहेगा, क्षार रहेगा, क्या रहेगा, क्षार। ठीक है, पेन से भी आप लोग लिख दे रहे हैं ताकि ऐसा रहेगा ना, ये क्या, ये अम्ल है। अम्ल जानते हैं आपको, नीला से लाल होता है तो लाल हो गया, और लाल से क्या होता है, नीला होता है, नीला हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, पहले 0 से 14 के बीच में नंबरिंग होता है, 0 से 7 के बीच अम्ल रहेगा, और 7 से 14 के बीच में क्या रहेगा, क्षार, और 7 क्या रहेगा, उदासीन, जिसका कोई स्वाद नहीं है। इसी को उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे जल, क्या हो जाएगा, जल। जल आप तो देखते हैं, जल का कोई रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, इसलिए वो क्या है, उसका pH मान कितना होगा, 7 होगा, क्या होगा, 7। अब एक चीज और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, कि बोलेगा कि देखिए इधर से, देखिए इधर से अगर इधर जाएगा, मतलब यहां समझिए जो हम एरो दे रहे हैं, इधर से इधर नंबर जाएगा अम्ल का, किसका, अम्ल का। तो अम्ल का 0 से अगर आगे बढ़ेगा तो उसका गुण है से कम होगा, यानी बोल अम्ल का होगा, कम होगा, यानी खट्टा इसका कम होता जाएगा। जैसे इधर से अगर किसी, मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, HCl किसका है, इसका pH मान लगभग कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए इसका ये ज्यादा खट्टा रहेगा, यानी इसका अम्ल का गुण है अधिक रहेगा, क्या रहेगा, अधिक रहेगा। वही अगर हम लोग बात करें किसमें, 6 में, 5 में, जैसे अम्लीय वर्षा, इसका pH मान कितना होता है, 5.6 होता है। ठीक है, तो अम्लीय जो वर्षा है, अम्लीय वर्षा, अब इसको कोई चखेगा तो भाई बोलिए कौन ज्यादा खट्टा लगेगा आपको, ये लगेगा कि ये लगेगा, बोलिए ज्यादा खट्टा ये लगेगा, ये कम लगेगा, क्यों, तो देखिए 0 जिसका रहेगा बहुत ज्यादा खट्टा रहेगा, तो इधर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, इसका खट्टापन यानी गुण, अम्ल का गुण है से कम होते जाएगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर वही हम लोग क्षार में बात करें, क्षार में जस्ट उल्टा होगा, क्षार में क्या होगा, उल्टा। इधर से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इधर से आगे बढ़ेंगे तो क्षार का गुण क्या होगा, क्षार का जो गुण है क्या होगा, बढ़ेगा, क्षार का गुण बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है, क्षार का गुण बढ़ेगा। तो ध्यान रखना आपको कि 0 से आगे बढ़ेंगे अम्ल का गुण कम होगा, 7 से कम आएगा, इधर बढ़ रहे हैं उल्टा, अगर 7, 6, 5, 4 होगा तो अम्ल का गुण बढ़ेगा। फिर वही अगर हम लोग क्या करें, 7 से अधिक जाएंगे तो क्या होगा, क्षार का गुण बढ़ेगा, और वही अगर 14 से नीचे आएंगे तो क्या होगा, क्षार का गुण कम होगा, क्या होगा, कम होगा। देखिए इसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखिए 7, ये 7 से कम, 7 से कम होगा क्या होगा, अम्लीय रहेगा, यानी एसिड रहेगा। वही है 7 रहेगा, इसको बोला है तटस्थ। ठीक है, यानी न्यूट्रल, जिसका कोई स्वाद नहीं रहेगा। वही अगर 7 से अगर अधिक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, क्या हो जाएगा, क्षारीय। आपको याद रखना है पीएच स्केल, ऐसा बोलेगा आपको क्वेश्चन में आ सकता है।
अब देखते हैं कुछ कुछ स्रोतों का क्या देख लेते हैं, पीएच मान, इसका पीएच मान क्या होता है, और साथ में देखेंगे उसका स्वभाव, और वही बोले तो महत्वपूर्ण विलयनों का पीएच मान, जो आपके एनसीईआरटी बुक में ये मिलता है, इसी से आपका एक क्वेश्चन टच होगा, एक नंबर, एक क्वेश्चन तो 100% आपका कि एक नंबर का क्वेश्चन देगा ही देगा, पीएच मान पूछेगा ही पूछेगा आपका एक नंबर का, ठीक है। तो विलयन जैसे आपका लार हो गया, लार समझ में आता है, लार वो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो आप देखिए खाना खाने से पहले अगर हम अभी खाना नहीं खाए हैं, और अगर खाना नहीं खाए, अगर अपना लार का पीएच मान अगर नापेंगे तो कितना आएगा, 6.5 से 7 तक। अरे बोलिए तो ये क्या हो गया, अम्ल के गुण में आएगा, अम्ल ही कहलाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं, तो यहाँ 7 के बीच में है, तो बोल सकते हैं इसका कि तटस्थ के निकट, यानी सामने है, उदासीकरण के निकट है आपका, ठीक है। वही अगर हो जाएगा किसा, खाना खाने के बाद, जब हम लोग खाना खा लेंगे उसके बाद अगर मापेंगे तो अम्ल का गुण ज्यादा हो जाएगा, बोले तो 5.5 से 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हल्का अम्लीय होगा। हल्का क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखिए 6 से कम हो रहा है ना, पूरा 0 आ जाएगा एक जगह, तो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा भाई। अब देखिए नींबू का रस, नींबू का कितना होता है, 2 से 3 के बीच होता है, ये पूरा अम्लीय कहलाएगा। वह जगह रंगीन वातित पे, इसका कितना 3 से 4 होता है, ये भी अम्लीय हो जाएगा। गाजर का रस हो जाएगा 6 होता है, ये हल्का अम्लीय हो जाएगा। कॉफी हो गया, कॉफी का होता है 5 होता है, ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। टमाटर का रस का हो जाएगा 4, ये भी क्या होगा आपका, अम्लीय हो जाएगा। वही अगर नल का जल यानी नल का पानी है, उसका मापिएगा क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तटस्थ यानी ये उदासीनीकरण है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है। फिर अगर वही बात करें हम लोग का चीज NaOH यानी हो जाएगा नाइट्रस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रबल क्षार है, बहुत अधिक क्षार रहेगा ये, ठीक है, प्रबल क्षार ये कहलाएगा। वही अगर हम लोग HCl का बात करें, रहेगा ये प्रबल अम्लीय कहलाएगा, यानी अम्लीय है। तो उम्मीद करते हैं पीएच मान आपको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पदार्थ और अम्ल, यानी उसी को बोले हम लोग। देखिए अब इसमें पदार्थ है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल की वजह से वो खट्टा या कड़वा लगता है। जैसे आप अगर हम लोग बात करें टमाटर आप खाए होंगे, ठीक है, टमाटर हल्का खट्टा लगता है, चाहे गाजर ही देखिए, बहुत सारे इमली ही देखिए, तो कौन से अम्ल की वजह से खट्टा होते हैं उसके हम लोग देखते हैं। देखिए नींबू, संतरा, मौसमी क्या होगा, संतरा जैसा ही रहता है लेकिन खट्टा होता है। बचपन में ना हम लोग एक बार बुद्धू बन गए थे, ये लोग को लेकर आए थे, ठीक है, मेरे दादाजी थे, हाँ दादाजी लेकर आए और दे दिए, ठीक है, हम लोग तो लगा हम लोग संतरा है। अब देखिए पूरा एकदम छिल छाल के जब खाए ना, इतना डेंजर खट्टा लगा, इसका कहना नहीं है। तो वो मौसमी था, दिखता एकदम संतरा जैसा, एकदम वो दिखता एकदम लगता है संतरे है, लेकिन क्या रहता है वो मौसमी यानी खट्टा लगता है। वही हो गया नींबू, संतरा, मौसमी। इसको हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इसमें सिट्रिक अम्ल, संतरा भी हल्का खट्टा लगता है तो सिट्रिक अम्ल रहेगा, इसमें क्या रहेगा, सिट्रिक अम्ल। वही बात करें हम लोग सिरका यानी विनेगर, इसमें क्या रहेगा आपको, एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल। वही दही या बटर मिल्क में कौन सा रहेगा भाई, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहेगा, लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में क्या रहेगा, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। अंगूर में क्या रहेगा, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल एक आपका अंगूर में मिलेगा और एक आपका इमली में मिलेगा, इसमें टार्टरिक अम्ल रहता है। फिर चींटी के डंक में कौन सा रहता है, फॉर्मिक अम्ल। देखिए फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम है मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो अगर फॉर्मिक अम्ल ना दिया हो, मैथेनोइक अम्ल दिया हो, चाहे मैथेनोइक नहीं दिया हो, फॉर्मिक दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो मैथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल एक ही है भाई। तो याद रखिए किसमें रहेगा, चींटी का डंक या नेटल का डंक या फिर बिच्छू का डंक। अनुकूल मिलाकर वैसे बोलिए ना, जो वैसे जंतु वैसे कीड़े मकोड़े इसको काटने पर हम लोग को लहरता है, जैसे बिरनी हो गया, पचोही हो गया, ये सब काटने पर लहरता है, लोहर चुट्टी हो गया, तो ये सब में कौन सा रहेगा, फॉर्मिक अम्ल यानी मैथेनोइक अम्ल रहेगा। याद रहेगा आपको। फिर आपका क्या हो जाएगा, इमली तो बता दिया आपका। एक है चाय की पत्ती में क्या रहेगा, टैनिक अम्ल रहेगा ना, टैनिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, टैनिक अम्ल चाय की पत्ती में रहता है। फिर आपका दूध खराब होने पर, तो दूध खराब होगा तो भाई क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा, वही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल रहेगा, ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबेसिस बोलते हैं, लैक्टोबेसिस, वही हो गया लैक्टिक अम्ल, वही लैक्टोबेसिस काम करता है बैक्टीरिया। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं क्या, अम्लीय वर्षा क्या है। अच्छा पहले बताते हैं अम्लीय वर्षा क्या है, इसे शॉर्ट में नहीं बताए थे, खाली इसको पीएच में बताए थे 5.6 से कम। देखिए अम्लीय वर्षा क्या है, ये एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर का पूछ 2022 साल आप क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में कि अम्लीय वर्षा साहब क्या समझते हैं, अम्लीय वर्षा क्या है वर्णन करें। 2 नंबर का एग्जाम में आ गया था, एकदम शॉर्ट में लिखिएगा और आपको 2 नंबर आपके हाथ में रहेगा। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अम्लीय वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है, जब हवा में मौजूद जहरीली गैसें बारिश के पानी को खट्टा बना दें
तो होता है ऐसी बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसे समझिए, जितना भी आपका फैक्ट्री उट्री जहाँ धुआं हुआ रहता है सब आसमान में चल जाता है, और वही जब वो पहला बारिश गिरता है पूरा, तो वो क्या होता है, सब चीज ले गिरता है नीचे। उस समय उसका जो पीएच मान रहेगा 5.6 से कम रहता है। कहा रहता है 5.6 से कम। और वही जब पहली बारिश आपके शरीर में पड़ेगा ना, तो खुजली हो जाएगा, आप तबीयत खराब होगा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक गाना भी निकला था, आप लोग देखे होंगे कि छतरी न खोल बरसात में, नहीं ये गाना नहीं था, कुछ एक गाना था इस टाइप में। ठीक है, पहली बारिश करके कुछ गाना था, तो उस गाना में समझ नहीं आया था, पहली बारिश में भीगने के लिए बात किया जा रहा था। तो पहली बारिश में अगर भीगेगा तो आदमी बुखार लग जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा ना। चलिए, उसके बाद ये अगर ये आपको याद नहीं है तो दूसरा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। यानी कुल मिला के बारिश की हो रही है, आप अगर पीएच मान नापे, उसका पीएच स्केल में लेके नापे और देखिए 5.6 से कम है, समझ लीजिएगा कौन सा वर्षा है, अम्लीय वर्षा, और वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। डायरेक्ट शरीर में पड़ेगा तो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, तो 5.6 से कम होगा, कहा होगा वो अम्लीय वर्षा। शॉर्ट में आपको दोनों में कोई आएगा, एक याद रखना है, और एग्जाम में आएगा तो दोनों में कोई लिखिएगा, आपका सही माना जाएगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अथवा तो यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या पता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया क्या है? तो देखिएगा, जब नमक के घोल, किसका घोल जी, नमक का घोल, यानी NaCl का जलीय विलयन, नमक के घोल को बिजली द्वारा अपघटित किया जाए, उसमें बिजली करंट पार करेंगे, बिजली द्वारा अपघटित करेंगे, तो क्या होगा उसमें? ठीक है, तो इससे क्लोरो बोलता है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीन चीज निकलेगा। पहला है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, और क्या मिलेगा आपको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन चीज प्राप्त होगा। कितना चीज प्राप्त होगा? तीन चीज। किसमें भाई? नमक के विलयन को, पानी में नमक घोल लेना, उसमें करंट प्रवाहित करना है, तो आपको तीन चीज मिलेगा, प्राप्त होता है। इस विद्युत अपघटन को पता है क्लोरो क्षार प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। सिंपल है। क्या है सिंपल जी? नमक के घोल में जब करंट पार करते हैं, करंट प्रवाहित विद्युत अपघटित करेंगे, क्या मिलेगा? तीन चीज प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी क्लोरीन क्या बोलेंगे? क्लोरो क्षार प्रक्रिया। या फिर दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि देखिए, खाने के नमक में बिजली पार करने पर तीन चीजें निकलती है। कितना चीज निकलेगा? तीन चीज। वही चीज को लिखा गया है, कौन सा? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बोलता है कैथोड पर, एनोड पर ये क्या होता है? आप इसको बीकर लीजिएगा ना, बीकर। ठीक है, बीकर में आपको यहाँ पे देखिए, इसको पार करने के लिए पहले एनोड और कैथोड तो लेना पड़ेगा ना, तो इस पर आपको मिलेगा दो चीज। लास्ट में बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में बच जाएगा। ठीक है, इसी पूरे प्रक्रिया को बोलेंगे क्लोरो क्षार प्रक्रिया। क्या मिला? क्लोरीन गैस यानी कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस एनोड पर और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? घोल में बच जाता है, यानी जो पानी बचेगा उसमें घोल में बच जाएगा। इसी पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। सिंपल में आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है लवण। लवण क्या है? देखिए, अम्ल समझ गए, क्षार समझ गए, अब देखते हैं लास्ट आपका पॉइंट बचा है लवण। लवण देख लेंगे, चैप्टर का हो जाएगा हमारा, यानी खत्म हो जाएगा आपका। देखिए, लवण क्या है? लवण बोलता है अम्ल यानी एसिड और क्षार यानी बेस की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। वही हो गया, अम्ल और क्षार को मिलाइएगा ना तो क्या बन जाएगा? लवण। क्या बन जाएगा? लवण। अब बताइए, अम्ल और क्षार को मिला रहे थे तो क्या बना था? उदासीकरण, जिसका कोई स्वाद नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर बोले तो लवण का भी कोई स्वाद नहीं रहेगा, यानी जल ही लवण है आपका। जिसका कोई स्वाद रहता है नहीं, नमक का कोई स्वाद रहता है नहीं, वो क्या है? लवण है। तो अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। ठीक है, अब बोलिए, तो जैसे क्या हो जाएगा? NaCl H2 ये आपका जल हो गया, और ये कहा गया आपका नमक। क्या हो गया? नमक। इसका pH मान कितना होगा? तो याद रखिएगा, 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, ये अभी आप लोग को हम 4 बताने वाले हैं। एक विरंजन चूर्ण हो गया आपका, फिर आपका बेकिंग सोडा हो गया, फिर आपका धोने का सोडा हो गया, लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 4 में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन ये भी आने का चांस है। एक क्वेश्चन आता ही आता है जनरली, हर एक एग्जाम में आप देखिएगा, चाहे पुराना जो गाइड है, सेट है, उसको देख लीजिएगा, हर एक साल का निकाल के देखिएगा। ये 4 पॉइंटों में से एक आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको देखने एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए, विरंजन चूर्ण, इसको विरंजन चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो विरंजन चूर्ण, इसमें हम लोग कितना पॉइंट देखेंगे? 5 पॉइंट। कितना पॉइंट देखेंगे? 5 पॉइंट। पहला ये देखेंगे हम लोग इसका निर्माण। क्या देखेंगे? निर्माण, कि भाई विरंजन चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। क्या देखिएगा? क्लोरीन गैस, वही क्लोरीन गैस अभी क्या, जिसमें नमक को अगर हम लोग विघटित कर रहे थे, नमक जल को, नमक का घोल को, तो इससे क्या मिला था? क्लोरीन गैस। क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। वही हो गया, क्लोरीन गैस को सूखे बुझा हुआ चूना से, सूखा बुझा हुआ चूना, ठीक है, चूना समझ आता है जिसको पचड़ करते हैं, चाहे हम दादाजी सब खैनी मैस के खाते, वही चूना हो गया ना, तो वो जिंदा चूना हो गया, सूखा नहीं हुआ। तो सूखे चूना, ठीक है, सूखे बुझा हुआ चूना पर पता है प्रवाहित करने से बनता है।
क्लोरीन गैस को अगर हम लोग चूना पर प्रवाहित कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विरंजन चूर्ण बन जाएगा। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या है, क्या देखिएगा, इसका एक अभिक्रिया दिया है ना CaOH2 प्लस Cl, तो यही हो गया, आपस में इसको अभिक्रिया करवा रहे हैं, सूखा बुझा हुआ चूना, सूखा बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस हो गया, दोनों को मिलाया क्या बन गया, CaOCl2 प्लस H2, और जल मिला, ये आपका क्या हो जाएगा, विरंजन चूर्ण। क्या हो जाएगा, विरंजन चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम, कभी कभी रासायनिक नाम भी मिल आपको एग्जाम में पूछ देता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कोशिश कीजिएगा मेरे पीछे पीछे बोलिएगा तब आपको दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर वही हम लोग बात करें रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaOCl2, CaOCl2। अब बोलिए इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, देखिएगा पानी को शुद्ध करने में। अब पानी को शुद्ध मतलब पानी अशुद्ध है, देखिए क्या होता है ना, पानी आप बरसात के दिन में देखिएगा कुआं वाला का पानी होता है, उसमें बहुत सारे कीड़े उड़े, पूरा पानी हरापन आ गया, पूरी तरह से खराब हो जाता है पानी ना, तो उसमें आप ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजन चूर्ण डाल दीजिए, कहाँ पर, पानी में, कुआं वाला पानी में। तो ध्यान रखिएगा कुआं वाला पानी में डाल तो दीजिएगा, आपका पानी शुद्ध तो हो जाएगा, लेकिन 24 आवर यानी 24 घंटे तक उस पानी को पीना होना नहीं है। साथ में अगर मछली वगैरह होगा सब मर जाएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा, और 24 घंटे तक उसका यूज नहीं करना, नहीं तो आपको हानिकारक होगा। ठीक है, तबियत खराब हो जाएगा आपका। फिर क्या होता है, पानी को शुद्ध करने में इसका प्रयोग होगा भाई, कपड़े दीवार ब्लीचिंग करने में, कपड़े वगैरह चाहे जो हम लोग कपड़ा उपड़ा है, चाहे दीवार वगैरह है, उसमें काई वगैरह बढ़ जाता है ना, उसको उससे छिड़क दीजिएगा, पूरा काई वगैरह सब साफ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कीटाणुनाशक के रूप में, यानी कीड़े मकोड़े को मारने के तौर पर इसका प्रयोग होता है। और कागज व वस्त्र उद्योग में क्या कर रहा है, अब देखिए कागज का उद्योग है, चाहे वस्त्र का उद्योग है, तो वस्त्र में जाइएगा तो चूहा हुआ काट देगा, चाहे कागज वाला में दिया लग जाएगा, तो इसी को बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करता है, विरंजन चूर्ण का प्रयोग करता है। अच्छा, इसका अन्य नाम है, लास्ट में कहा दिया है अन्य नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण। विरंजन चूर्ण तो आप देख रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर, अब दुकान में जाइएगा ब्लीचिंग पाउडर बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो एग्जाम अगर आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या, विरंजन चूर्ण से आप क्या समझते हैं, इस संपूर्ण इसका वर्णन करें, तो वर्णन करें जहां पे आएगा तो देखिएगा सबसे पहले आपको ऐसे करना है, विरंजन चूर्ण का 5 पॉइंट लिखना है, निर्माण, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, उपयोग, लास्ट में लिखना है अन्य नाम। देखिए ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सर इतना लिखेंगे आप मिल जाएगा 4 नंबर 3 नंबर, नहीं इतना आपको नहीं मिलने वाला, इसको आपको पूरे सजा लिखना है। भाई हम लोग रिविजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ थोड़ी ना रहे हैं, जो पढ़ा है उसको रिविजिंग कर रहे हैं, आपको इसको पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा। रासायनिक नाम हो गया, अब इसका उपयोग हो गया, तो ऐसे लिखिएगा, इसको पॉइंट को बढ़ाइएगा ना, क्या लिखेगा, विरंजन चूर्ण का उपयोग पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ऐसे लंबा करके लिखना है। फिर लिखना है विरंजन चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, लंबा लंबा आपका कैसे बनेगा। ठीक है, अब बड़ा कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आते हैं दूसरा, देखते हैं बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा जानते हैं ना, खाने का सोडा, इसका नाम भी है, हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा। अच्छा, खाने का सोडा आप लोग देखे होंगे, खाने का सोडा मतलब ये नहीं फाँक दिए से, नहीं, खाना वाना पकाने वाला देखते हैं ना, पकौड़ी बनता है उसमें सोडा डालते हैं, चाहे सिंघाड़ा वंघाड़ा बनता है उसमें क्या डालते हैं, सोडा डालते हैं। तो ये बोलता है कि इसका निर्माण कैसे होता है भाई, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का, तो सोडियम क्लोराइड से बोलता है कि सोलवे प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, सोलवे प्रक्रिया द्वारा इसका मुख्य तौर पर अगर निर्माण किया जाता है, सोलवे प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसका मुख्य अभिक्रिया क्या हो जाएगा, वो जगह NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, इसमें NH3 प्लस CO2 प्लस H2O यानी आपका जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये नाइट्रोजन नाइट्राहाइड्राइड हो गया। ठीक है, ये सब को प्रक्रिया आपस में अगर अभिक्रिया करवाएंगे, इससे क्या मिलेगा हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। ये आपका कहा, इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र। अब इसका उपयोग देखते हैं, उपयोग क्या होता है, तो केक ब्रेड को फुलाने में, आप केक खाते हैं ना, पूरा एकदम टेस्टी लगता है पूरा खाने में, तो उसके बाद आपका ब्रेड भी देखे होंगे, ब्रेड हम लोग खाते हैं, पारोटी वाला ब्रेड जो आप देखते होंगे, पूरा उसमें लगा के, क्या व्हाइट होता है पता नहीं, ठीक है, उसको लगा खाया जाता है, या फिर खाना को शीघ्र पकाने में, चाहे खाना को स्वादिष्ट खास्ता बनाने में। फिर अगला क्या हो गया आपका, अम्लता दूर करने में, अगर किसी का अम्लता बहुत ज्यादा है उसको डाल दीजिए, उसका अम्लीय कम हो जाएगा। एंटासिड अग्निशामक के यंत्र में, यानी अग्निशामक, आग बुला गया, यहाँ पे इसका प्रयोग कीजिएगा, आग बुझने का कार्य करेगा, अग्निशामक के रूप में प्रयोग होगा। फिर साफ सफाई मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ गंदा वंदा उसमें डाल दीजिएगा तभी ये सफाई करेगा ना, जैसे दाग उग लग गया तब यहाँ पे बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, इससे साफ हो जाएगा आपका। चलिए, अन्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा। दुकान में आपको ये बोलना पड़ेगा ना, हाँ, दुकान वाला इरा नहीं जानेगा जल्दी, बेकिंग सोडा, आप खाने का सोडा बोलिए चाहे मीठा सोडा बोलिए, समझ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं, लास्ट नहीं है, एक और मिलेगा हम लोग का ना,
धोने का सोडा। देखिए वो खाने का सोडा था, ये धोने का सोडा है। अब ये नहीं कि धोने का सोडा को फाँक लिए, भाई खाने वाला सोडा है ना उसको डालिए पकौड़े में, ये नहीं कि कपड़ा धोने वाला सिर्फ है उसको ही डाल दिए। देखिए निर्माण, निर्माण क्या है, बेकिंग सोडा को गर्म करके बताना कि फिर पानी मिलाकर बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, वही खाने वाला सोडा को, और इसमें पानी मिलाएंगे तब बनेगा क्या चीज, धोने का सोडा मिलेगा। क्या मिलेगा, धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। क्या होगा, डिकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। वही अगर रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 10H2O, 10H2O इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब बोलिए इसका उपयोग क्या होगा, कपड़ा धोने में, सब जान रहे हैं। कांच, बोरेक्स, साबुन बनाने में, साबुन में देखते हैं ना वो भी लगता है ना, ठीक है, उसमें फेनाता बनाता है, वो भी हो गया आपका। पानी की कठोरता दूर करने में, पानी बहुत ज्यादा कठोर है उसको दूर मुलायम हो जाएगा, निर्मा डाली क्या हो जाएगा आपका, मुलायम हो जाएगा। फिर क्या होगा, अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, या फिर सरफ बोलते हैं हम लोग, अन्य फिर क्या बोलते हैं, और एक कुछ बोला जाता है इसे घर तरफ। वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, नहीं धोने का सोडा हो गया, सरफ हो गया, ठीक है, निरमा हो गया, ठीक है, ये सब इसको बोला जाता है। चलिए लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं पीओपी, क्या बोलते हैं, पीओपी। इसका निर्माण किस होता है, तो जिप्सन को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सन को 373 केल्विन पर गर्म कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका ही है CaSO4 2H2O यानी जल, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O, ठीक है, ये दो आपको प्राप्त हो रहा है। अब यही अगर इसका हम रासायनिक नाम बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए हेमीहाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट दोनों सेम ही है, ठीक है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं अगर हेमीहाइड्रेट लिखा हुआ है चाहे अर्ध हाइड्रेट लिखा हुआ है, पता एक ही है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। अब बोलिए इसका उपयोग होगा टूटी हड्डियों को जोड़ने में, नहीं, टूटी हुई हड्डियों में प्लास्टर किया जाता है। हड्डी टूट जाएगा ना तो जोड़ने में नहीं, अगर हड्डी टूट गया तो डॉक्टर इसको क्या करेगा, सेट करेगा, इसको प्लास्टर कर देगा पूरा। अब जब प्लास्टर करेगा ना तो क्या, जैसे देखिए वो पीओपी अब इसमें लगा के जैसे पानी डालेगा ना तो कुछ देर बाद पानी से भिकीरा करके कठोर हो जाएगा, पूरा एकदम हार्ड हो जाएगा पूरी तरह से। तो आपका डॉक्टर पहले सेट कर लेगा, सेट करने के बाद जब इसमें प्लास्टर कर देगा इसे तो ये हार्ड हो गया, तो आप मतलब हाथों को अस्थिर हो गया, क्या होगा, अस्थिर। अब ये इधर उधर हिलेगा नहीं, फिर क्या होगा, हड्डी के अंदर रहता है बोन मैरो यानी अस्थि मंजा, ये क्या करता है, हड्डी को जोड़ देता है, क्या करता है, जोड़ देता है, वही जोड़ने काम करता है ना। अस्थि मंजा जानते होंगे ना, कभी खाए होंगे ना, अरे आप लोग तो मांसाहारी तो खाने ही नहीं है खाने में, ठीक है, तब उसको प्रयोग किए होंगे। अब हड्डी जब एकदम निचोड़ कर अंदर चूसते हैं ना कॉफी जैसा, ठीक है, तो वो जो अंदर से निकलता है लाल लाल कलर का मंजा जिसको बोलते हैं, वही अस्थि मंजा है आपका। टूटी हड्डियों में प्लास्टर करने के लिए। और अगला क्या है, मूर्ति व खिलौने बनाने के लिए, मूर्ति को सुंदर, खिलौने को सुंदर बनाने के लिए किसका, पीओपी का प्रयोग होता है ना। दीवारों में सजावट के लिए, अब दीवार में देखे होंगे क्या, पुट्टी करवाते हैं, तो पुट्टी क्या है, पीओपी है ना, वही हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर क्या हो गया, सांचे बनाने में, सांचे वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग डिजाइन के बनाने के लिए, मूर्ति हो गया बनाने के लिए, तो ये सांचा बनाने में भी प्रयोग होता है इसका। तो उपयोग कहाँ कहाँ हो गया, टूटी हुई हड्डियों को ज्वाइंट करने में, जोड़ने में। भाई ऐसा लिखिएगा अगर एग्जाम में आएगा तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, हम यहाँ शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो आप क्या लिखिएगा, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को एक जगह स्थिर करने में, जोड़ने में नहीं, ठीक है। मूर्ति व खिलौने, सुंदर व चिकनी खिलौने बनाने में, घर की दीवारों को चिकना करने में, ठीक है। अब इसका अन्य नाम क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस, अन्य हम लोग पुट्टी बोलते हैं, भाई पुट्टी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए और है क्या, नहीं, क्या होगा, हमारा चैप्टर खत्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये हमारा था अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। इस तरह से आपको अगला वीडियो आने वाला है, आने वाला है धातु और अधातु। देखिए नहीं सॉरी, हाँ धातु, उसमें आएगा तीसरा चैप्टर, मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए फिर से बता दे रहे आपको, ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये हम लोग क्लास स्टडी नहीं कर रहे हैं, रिविजिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम तो सामने है ना। एग्जाम आप लोग को पता है, डेट आपका रिवील कर दिया, नहीं पता तो आप जान लीजिए 3 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, जो लगभग 4 फरवरी के बीच आएगा, मार्च तक होगा आपका। कब तक होगा, मार्च तक एग्जाम होगा, ठीक है। अब आपके पास टाइम अगर बोला जाए, टाइम ज्यादा है नहीं, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, सबको रिविजन करेंगे। और अब कितना पढ़े नहीं पढ़े वो मायने रखता है, आप कितना इस समय में आप कितना रिविजन कर रहे हैं, कितना ज्यादा पढ़े हुए चीजों को याद कर पा रहे हैं, वही आपका एग्जाम में काम जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, उम्मीद कीजिए, कुछ अपना टारगेट बनाइए और क्या कीजिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।